हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा। और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हम कोइंसिडेंट लाइन तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसा पता करें कि दो लाइंस जो दी हुई हैं हमें वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं। इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ लाइंस। नेचर ऑफ लाइंस हमारा टॉपिक है। कैसे पता करें कि लाइंस का नेचर क्या है। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इसको पूरे कॉन्सेप्ट से समझाना है। स्लोप का, डायरेक्शन का, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हम जो लाइंस है हमारे पास, पेयर ऑफ लाइंस हैं, उनको लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। बेटा यहाँ पर एक चीज़ बताइए, a1 का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है? a1। y का कोफिशिएंट क्या है? b1। c क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। और अगर हम देखें a1, b1 और c1 तीनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारी। सेकंड वाले में a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है और c2 जो है कांस्टेंट टर्म है। नेचर पता करने के लिए हमें जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2, c2 मतलब रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट है। जैसे x का कोफिशिएंट कौन है? a1। यहाँ भी x का कोफिशिएंट a2, मतलब रेस्पेक्टिव x के कोफिशिएंट क्या हो गए? a1 a2, y के b1 b2 और कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गई? c1 c2। इन सभी के रेशियो को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। मतलब रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि दोनों लाइंस में जो x के कोफिशिएंट्स हैं a1 और a2 उनके रेशियो को कंपेयर करना है हमें। किसके साथ? y के जो कोफिशिएंट्स है b1 और b2 के रेशियो के साथ। और किसके साथ? c1 और c2 के रेशियो के साथ। मतलब जब भी हमें दो लाइंस दी होंगी हमें x के कोफिशिएंट्स को अलग लिखना है, y के कोफिशिएंट्स को अलग और कांस्टेंट टर्म अलग, और तीनों का रेशियो कुछ इस तरीके से निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब इन तीनों रेशियोज़ को हम कंपेयर करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि जो दोनों लाइंस है उनका नेचर कैसा है। वो दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या वो दोनों लाइंस पैरेलल है, या वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, और उनके कितने सॉल्यूशंस है, और वो लाइंस कंसिस्टेंट लाइन है या इनकंसिस्टेंट लाइन है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। वो सभी इन रेशियोज से के कंपैरिजन से पता चलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट a2 है, फर्स्ट लाइन में y का कोफिशिएंट b1, सेकेंड लाइन में b2। ये दोनों रेशियोज a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो हमें लाइंस की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। और जो c1 कांस्टेंट टर्म है और c2 कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों हमें बताते हैं डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द लाइंस। मतलब टेल अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दोनों लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस है उनके बारे में ये c1 और c2 बताते हैं। हम c1 माइनस c2 निकाल सकते हैं, c2 माइनस c1 निकाल सकते हैं। उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि लाइंस के बीच में गैप है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ से पता करेंगे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं,
या फिर पैरेलल लाइंस हैं। सो जैसे हम देखते हैं A1/A2 का रेशो निकालते हैं। A1 क्या है यहाँ पर बेटा 1 और A2 क्या है 2। यहाँ से निकालेंगे B1/B2, तो B1 है 2 और B2 हो गया 4, तो इनका रेशो भी 1/2 हो गया। C1/C2 इसका मतलब हुआ 5/10, ये भी 1/2 दे रहा है। तो तीनों रेशोज़ हमारे क्या हो गए इक्वल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है A1/A2 और B1/B2 का रेशो इक्वल है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ लाइंस, डायरेक्शन जो है लाइंस की, डायरेक्शन ऑफ लाइंस इज सेम। जो डायरेक्शन है दोनों लाइंस की वो तो सेम है। अब बात करते हैं गैप की, दोनों के बीच में गैप है या नहीं है। एक बात बताइए, इसमें इस सेकंड लाइन में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन हमने लिया तो यहाँ बचेगा हमारा x + 2y + 5 इक्वल टू 0। तो दोनों में देखिए C1 भी 5 है और C2 भी 5 है, दोनों लाइंस इक्वल हैं। देखिए x + 2y + 5, x + 2y + 5, ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए। दैट मीन्स दोनों लाइंस बिल्कुल सेम है, इक्वेशन दोनों की सेम है। सो डायरेक्शन दोनों की सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो 5 - 5 क्या हुआ 0। दैट मीन्स गैप कितना हो गया उनके बीच में 0। और गैप 0 का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों के बीच में गैप 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों लाइंस कैसी हैं, एक लाइन इसकी डायरेक्शन इधर है और उनके बीच में गैप 0, इसका मतलब वो दोनों लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। सो ये जो कंडीशन है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होंगे C1/C2, मतलब तीनों के रेशोज जो है इक्वल होंगे। वो किस केस में होंगे, जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होगी, जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है बेटा, और हमें पता है इन कोइंसिडेंट लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ये इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन है, ये इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + 2y + 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x + 2x + 4y + 9 इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन हो गई। इसमें अब हमें फाइंड करना है रेशो। तो A1/A2 कितना हो जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि यहाँ पर 1 है। B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। C1/C2 हो जाएगा 5/9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कटेगा नहीं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन बन गई C1/C2। तो इस केस में जो ये लाइंस है दोनों की दोनों, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम है, A1/A2 और B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या है, सेम है बेटा। डायरेक्शन तो सेम होगी लाइंस की, लेकिन हमारा यहाँ पर C1/C2 ये डिफरेंट है। इसका मतलब जो गैप है वो कुछ ना कुछ है। जैसे अगर हम फाइंड करें C2 - C1, C2 कितना है बेटा 9 माइनस कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब 4। इनके बीच में गैप है, कुछ ना कुछ यूनिट का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ, गैप नॉट इक्वल टू 0, 0 गैप नहीं है। दैट मीन्स
ये जो लाइन होगी ये किस टाइप की लाइन होगी, देखिए डायरेक्शन अगर सेम है, इधर से इधर लाइन और दूसरे इधर से इधर लाइन, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, इसका मतलब ये लाइंस कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो बेटा ये जो कंडीशन है कि जो A1/A2 और B1/B2 का रेशो इक्वल और C1 और C2 का जो रेशो है वो उन बाकी दो से अलग होना, ये किसकी कंडीशन हुई, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हुई, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है बेटा। और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है, क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इन इस टाइप की इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 1/2, B1/B2 जो रेशो है वो हो जाएगा 2/5 और C1/C2 हो जाएगा 7/9। हमें पता चल रहा है कि A1/A2 B1/B2 के रेशो से अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, A1/A2 क्या इक्वल है B1/B2 के, नहीं, B1/B2 से अलग है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है, और जब डायरेक्शन ही सेम नहीं होती तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एक लाइन की डायरेक्शन ये है तो दूसरी लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो अलग होगी, और जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ क्या बनता है, एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट इनमें कॉमन होता है। यहाँ पर हम जो है गैप की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही सेम नहीं हुई। तो जब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये किस के लिए है, ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस और इसमें सॉल्यूशंस कितने होते हैं बेटा, इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को, एक ही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक ही इनका कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, आगे अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से जो है एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में दी हुई इस टेबल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें दो इक्वेशंस दी हुई है, पेयर है इक्वेशंस का, जिसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन में A1 की वैल्यू है बेटा 1, B1 की वैल्यू है -2 और C1 की वैल्यू गिवन है 0। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 4 एंड C2 की वैल्यू है -20। जब हमने इन तीनों का रेशो निकाला, A1/A2 हमें मिला 1/3, B1/B2 निकाला तो -2/4 जो होगा -1/2, और C1/C2 होगा 0/20, इसका मतलब हो गया 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि A1/A2 B1/B2 ही आपस में इक्वल नहीं है। जब आपस में इक्वल नहीं है तो डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अलग अलग है, सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। और जब डायरेक्शन सेम नहीं होती है तो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा, एक पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी में। इसके अंदर A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -9, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -18। तो यहाँ से हमें पता चलता है A1/A2 1/4, और जिसको हम कट करेंगे तो 1/2 मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 3/6 तो 1/2
2 मिलेगा, और माइनस से माइनस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तीनों के तीनों रेशोज़ क्या है, इक्वल है। और जब तीनों रेशोज़ इक्वल होते हैं दैट मीन्स डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है और रेशो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो दोनों, और कोइंसिडेंट लाइंस के जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात ये है कि कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है उसमें जो सेकेंड लाइन होती है वो कुछ ना कुछ फर्स्ट वाली में मल्टीप्लाई होकर बनती है। जैसे ये वाली लाइन है, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड जो लाइन बनती है वो किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से ही बनती है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वो सेकेंड बन जाती है। तो इसीलिए कांस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, मतलब जब हम कंपेयर करेंगे रेशोज़ को तो कोइंसिडेंट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल के आता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में A1 क्या है, 1, B1 2 और C1 -4, और A2 2, B2 4 और C2 -12। जब हम इनका रेशो देखेंगे तो रेशो 1/2 आए, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो बेटा देखो डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो C1/C2 का रेशो है वो बाकी दो रेशो से अलग है। इसका मतलब जब हम कॉमन निकालेंगे इस वाली जो इक्वेशन है इसमें से कुछ कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 बन गया, y का 2, लेकिन यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -6 है। दैट मीन्स डिस्टेंस है कुछ ना कुछ बीच में, तो डिस्टेंस है तो बेटा कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, डायरेक्शन सेम है। तो जब भी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हमारे जो पहले दो रेशोज़ हैं A1/A2 B1/B2 ये दोनों इक्वल आएंगे, और जिसका थर्ड वाला जो रेशो है बाकी दो से तो वो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होगी। और जब पैरेलल लाइन होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम एक कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक कोई कॉमन पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन में दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर होती है, उनके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी। लेकिन पैरेलल लाइन के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। कोई भी दो लाइंस कंसिस्टेंट तब कहलाती हैं जब उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट हो। एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब एक दूसरी लाइन जो है कुछ ना कुछ पार्ट शेयर करती हो, कुछ ना कुछ कंसिस्ट करती हो एक दूसरे का, कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका हो, तब वो लाइंस क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं। तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन का भी है, ये पॉइंट इस लाइन का भी है, तो एक ऐसा पॉइंट है इनके अंदर जो दोनों की दोनों कंसिस्ट करती हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर दे रखा है हमें तो वो लाइंस हमारी कंसिस्टेंट लाइंस भी कहलाएगी। ओके बेटा, अब सेकेंड पार्ट में देखो, जैसे कोइंसिडेंट लाइंस कंसिस्टेंट कहलाएगी या इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। तो यहाँ पर बताइए मुझे, क्या कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं इनके? बिल्कुल हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब एक दूसरे के पॉइंट्स को ये शेयर कर रहे हैं, कंसिस्ट करते हैं, तो बेटा ये भी कंसिस्टेंट लाइन होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं।
और ये कंसिस्टेंट होने के साथ साथ इनको हमने एक नाम और दिया है, वो नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी, और जो कोइंसिडेंट लाइन है वो डिपेंडेंट भी होती है और कंसिस्टेंट भी होती है। अब बची पैरेलल लाइंस, तो ये बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है? कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्या ये एक दूसरे का कोई पॉइंट शेयर करती हैं? नहीं करती है कोई भी पॉइंट शेयर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए इनकंसिस्टेंट लाइंस, और हम इनको इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ओके, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट नोट है हमारा, इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइंस जो भी हैं हमारे पास दो, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसमें एक कॉमन पॉइंट है। देन द पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑफ द टू इक्वेशंस। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब समझाया था अभी, जब एक गिवन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस में, तो एक दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंसिस्टेंसी एक दूसरे की। एक पॉइंट इसमें भी कंसिस्ट करता है, इसमें भी कंसिस्ट करता है, इसीलिए कंसिस्टेंट लाइंस के अंडर में आती है। सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है, इफ़ द लाइंस कोइंसाइड देन, मतलब कोइंसाइड का मतलब कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर दो लाइंस होंगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स शेयर करेंगे वो, बहुत ज़्यादा जो है उनका कंसिस्टेंसी होगी एक दूसरे में। देन देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग ए सॉल्यूशन। जितने भी इस लाइंस पर पॉइंट्स होंगे वो एक दोनों के सॉल्यूशन होंगे। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिपेंडेंट, जो हमने लास्ट अभी डिस्कस भी किया था कि एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ द लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होगी तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई ऐसा कॉमन कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब उनकी कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी एक दूसरे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा।